ध्यान दें, यह ऑडियो बुक पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। इसमें हिंसा और रोमांस के कुछ ऐसे दृश्य हो सकते हैं जो हर किसी के लिए उचित नहीं हैं। यह सामग्री सिर्फ 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए बनाई गई है। कृपया कहानी में दिखाई गई किसी भी घटना को असली जिंदगी में न अपनाएं। परिपक्व दर्शकों को स्वविवेक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। अध्याय 41 वाइंड ट्रेल फ्लाइंग क्लिफ। 10 दिन बाद घने जंगल के नीचे एक टेढ़मेढ़े पहाड़ी रास्ते पर देवगढ़ मैजिक हाई की यूनिफॉर्म पहने 20 छात्रों का एक दस्ता एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के पास खड़ा था। भले ही वे कितना भी बुरा भला कहें या असंतुष्ट महसूस करें, आखिर में उन्हें बाउंटी इनाम वाले मिशन के रास्ते पर चलना ही पड़ा। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए थे। इन 10 दिनों में वे बाधाओं को पार करते हुए बड़े पहाड़ों और जंगलों के बीच से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जो तकलीफें झेली थीं, उन पर यकीन करना मुश्किल था। यह कमीना चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर वीर, मेरा मन कर रहा है कि इसे ऐसी चालाक जगह पर हमें भेजने के लिए खूब कोसू संजू वैंग संपंग हांफते हुए अपनी टोपी से खुद को हवा देने लगा। हाँ, सच में बहुत बुरा हाल है। वैसे हमने अभी तक 30 किलोमीटर की दूरी तय क्यों नहीं की? क्या आज 10वां दिन नहीं है? जिराफ जैसी गर्दन वाले छात्र ने पूछा। 30 किलोमीटर की दूरी तब होती जब रास्ता सीधा होता। हमें पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा, घाटियों को पार करना पड़ा और पहाड़ों के चक्कर काटने पड़े। इस तरह का रास्ता 30 किलोमीटर से कहीं ज्यादा लंबा होता है, छोटू झंगजियाहू ने समझाया। अर्जुन के इस दस्ते में कुल 20 लोग थे। यह प्रैक्टिकल मिशन छात्रों को खुद ही पूरा करना था, इसलिए उनके साथ न तो कोई टीचर था और न ही कोई मिलिट्री इंस्ट्रक्टर। उनके पास बस एक मैप था। पिछले कुछ दिनों के सफर ने सबको आदिमानव जैसा बना दिया था। उनके चेहरे धूल से सने थे और वे पसीने से तरबतर थे। मौत के मुंह में रास्ता। इस नदी घाटी को पार करने के बाद हम उस 100 ग्रास वैली से ज्यादा दूर नहीं होंगे जिसका चीफ ने जिक्र किया था। क्लास रिप्रेजेंटेटिव तनु जोइमिन ने मैप हाथ में लेते हुए कहा। तेरी तो, हम इस नदी घाटी को पार कैसे करेंगे? उड़कर? यह कम से कम 10 मीटर चौड़ी है, संजू सबसे पहले चिल्लाया। उस वक्त उनके सामने एक भयानक चट्टान थी। दूसरी तरफ का पहाड़ साफ दिख रहा था, लेकिन नीचे बहती तेज और उफनती नदी डरावनी थी। पत्थरों से टकराते पानी की दहाड़ साफ सुनी जा सकती थी। अब हम क्या करें? हम आधे रास्ते से हार नहीं मान सकते। क्यों न हम वापस घर चलें? आखिर और भी ग्रुप्स हैं, हो सकता है कि वे इसे पूरा कर लें। जिराफ गर्दन वाले छात्र ने कहा। तुम में हिम्मत की कमी है, तुम दूसरों पर उम्मीद कैसे टिका सकते हो? तनु ने तुरंत उसे डांटा। तो फिर तुम बताओ क्या करें? हम में से कोई भी इस खाई को पार नहीं कर सकता, उसने शिकायत की। ओह हाँ रिया, झंग यिंगलू, तुम एक विंड मैच हो, तुम कूदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसी समय विक्रम शू झाओटिंग ने पोनीटेल वाली एक लड़की की तरफ देखा। रिया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और उसने शर्माते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। अगर मैं गिर गई तो? हमारे पास रस्सियां हैं। दोनों चट्टानों पर पेड़ हैं। अगर एक भी इंसान कूदकर दूसरी तरफ पहुंच जाए और वहां रस्सी बांध दे, तो हम सब उसका इस्तेमाल करके पार कर सकते हैं, तनु ने चमकती आंखों से कहा।
रिया, क्या तुम्हें ए ग्रेड नहीं चाहिए? तुम रस्सी के साथ कूद रही हो, अगर तुम नहीं भी पहुंच पाई तो हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। यह बस बंजी जंपिंग जैसा है। विक्रम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे नहीं करना। रिया वाकई एक डरपोक लड़की थी। धत तेरे की, जब हमें एक विंड मैच की जरूरत है तब तुम हाथ पीछे खींच रही हो। तुम कैसी जादूगरनी हो, वाटर एलिमेंट वाली एक दूसरी लड़की ने कहा। ठीक है, किसी को मजबूर मत करो, तनु ने मामला संभाला। छोटू की बहादुरी। जब सब उलझन में थे कि क्या किया जाए, अर्जुन ने अपने बगल में खड़े छोटू की तरफ देखा। एलीट क्लास में छोटू कोई बहुत होनहार छात्र नहीं माना जाता था। सब आमतौर पर रिया से उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि विंड एलिमेंट में उसके मार्क्स सबसे ज्यादा थे। लेकिन रिया सिर्फ एक लड़की थी, वह अपनी जान जोखिम में कैसे डालती? बंदर, क्या तुझमें हिम्मत है? अर्जुन ने पूछा। डरने वाली क्या बात है? छोटू ने अपनी छाती ठोंकी। बहुत अच्छे। छोटू खड़ा हुआ और तनु, विक्रम और बाकी लोगों से बोला, मुझ पर रस्सी बांध दो, मैं करूंगा। विक्रम और बाकी लोगों को छोटू की काबिलियत पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वह दिखने में इतना प्रभावशाली नहीं था। लेकिन खाली हाथ खड़े रहने से बेहतर था कि कोई कोशिश करे। तनु ने फुर्ती से रस्सी का एक सिरा छोटू की कमर पर बांध दिया। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, छोटू को दौड़ने के लिए जगह दो। बाकी छात्रों ने छोटू को थम्स अप दिखाया। खाई के किनारे खड़े होकर हवा के थपेड़े सहते हुए कई लोग कांप रहे थे। ऐसी स्थिति में कूदने की हिम्मत भला कौन करता? छोटू, चिंता मत कर, अगर तू पार नहीं पहुंच पाया तो मैं तुझे ऊपर खींच लूंगा। अर्जुन ने रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के तने से बांधा और अपने दोनों हाथों से उसे मजबूती से पकड़ लिया। छोटू अर्जुन के भरोसे को देखकर मुस्कुराया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कोई नहीं जानता था कि वह सितारों को जोड़ रहा है या खुद की हिम्मत बढ़ा रहा है। अचानक छोटू ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों से हरी रोशनी निकल रही थी। छोटू के चारों तरफ एक रहस्यमयी तेज हवा का बवंडर घूमने लगा। छोटू के कंट्रोल में वह हवा एक वाइन ट्रेल, हवा के रास्ते में बदल गई, जो सीधा खाई की दूसरी तरफ जा रही थी। वह रास्ता अदृश्य था, लेकिन हवा से उड़ती धूल ने सबको वह अद्भुत नजारा दिखा दिया। वाइंड ट्रेल, स्विफ्ट करंट। वाइंड ट्रेल, स्विफ्ट करंट। जैसे ही छोटू चिल्लाया, उसके शरीर के चारों तरफ सितारों की चमक बहुत तेज हो गई। सू हवा का एक झोंका उठा और सबके कपड़े फड़फड़ाने लगे। छोटू का शरीर एक धुंधले साये की तरह उस हवा के रास्ते पर दौड़ा। उसकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। पहाड़ी का ढलान उसके लिए कोई बाधा नहीं था। कूदो, जल्दी कूदो। विक्रम, तनु और बाकी सबकी नजरें छोटू पर टिकी थीं। वह विंड मैच रिया तो अपनी आंखें फाड़कर देख रही थी। छोटू चट्टान के किनारे पहुंचा और अपने दाहिने पैर से पूरी ताकत लगाकर कूदा। उसके पैरों के नीचे का एक पत्थर टूट गया और उसका शरीर हवा में लहरा उठा। ओह! हवा में छोटू को घाटी की तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। हवा इतनी तेज थी कि उसका चेहरा बिगड़ने लगा। उसका शरीर एक धनुष की तरह दोनों चट्टानों के बीच से गुजरा। उसी वक्त अर्जुन ने रस्सी कसकर पकड़ ली। अगर छोटू वहां नहीं पहुंच पाता तो उसे खींचना जरूरी था, वरना वह नीचे पत्थरों से जा टकराता।
बाकी छात्र अपनी सांसें रोककर उसे देख रहे थे। आखिरकार छोटू दूसरी तरफ पहुंच गया। उसका पैर चट्टान के किनारे पर पड़ा और वह लुढ़कते हुए आगे बढ़ गया। धम! अंत में वह दूसरी तरफ के एक बड़े पेड़ से जा टकराया। सबको लगा कि वह चोटिल हो गया होगा, लेकिन छोटू ने तुरंत मुड़कर एक सादगी भरी मुस्कान के साथ सबको देखा। उस वक्त वह बहुत ही मजेदार लग रहा था। भले ही उसका हुलिया मजेदार था, लेकिन अब सबके मन में छोटू के लिए इज्जत बढ़ गई थी। 20 लोगों में से सिर्फ 4 विंड मैच थे, लेकिन सिर्फ छोटू में कूदने की हिम्मत थी। ऐसी स्थिति में बाकियों के अच्छे मार्क्स का क्या फायदा। छोटू बहुत बढ़िया, अर्जुन सबसे पहले चिल्लाया। तनु, संजू और बाकी सब ने उसे शाबाशी दी। हम आ रहे हैं। विक्रम सबसे पहले रस्सी के सहारे दूसरी तरफ बढ़ने लगा। बाकी 19 लोग भी कामयाबी से घाटी के दूसरी तरफ पहुंच गए। यह उनके प्रैक्टिकल का पहला बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि अब वे अपनी मंजिल 100 ग्रास वैली के पास पहुंच चुके थे। अगला है अध्याय 42। अध्याय 42 छात्रों के साथ मजा। जब 20-20 लोगों के तीनों ग्रुप्स घाटी से गुजर गए, तो घाटी के जंगल में एक पेड़ से घास की टोपी पहने एक आदमी नीचे कूदा। उसके हाथ में एक स्कोरबोर्ड था। अपनी जरूरत की जानकारी दर्ज करने के बाद वह तेजी से जंगल से बाहर निकला और एक खाली मैदान की ओर चल पड़ा। तीनों ग्रुप्स पास हो गए हैं। उनमें वाइंड एलिमेंट का एक छात्र है जिसका नाम छोटू झंगजियाओ है। उसने वाकई असाधारण काम किया है, उस टोपी वाले आदमी ने एक टेंट के अंदर बैठे अधिकारी को रिपोर्ट देते हुए कहा। अगर छात्र यहाँ होते तो वे दंग रह जाते। उनके प्रैक्टिकल टीचर्स और सभी मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स वहीं मौजूद थे। वे सब बड़े आराम से बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे और वाइन का लुत्फ उठा रहे थे। ओह, वीर झंगकोंग ने अपने माथे पर बल लाते हुए पूछा। वीर को याद नहीं था कि उनकी लिस्ट में छोटू नाम का कोई ऐसा विंड छात्र था जिसकी कल्टीवेशन बहुत हाई हो। खैर, यह तो आम बात थी। साधना तो सिर्फ एक बुनियाद थी। एक जादूगर का असली हिस्सा उसका दिमाग और उसकी हिम्मत होती है। इस नाम को नोट कर लो, हम उसे एक अच्छा ग्रेड दे सकते हैं। वीर ने अपने बगल में बैठी असिस्टेंट मिलिट्री इंस्ट्रक्टर पल्लवी से कहा। पल्लवी ने सिर हिलाया और तुरंत छोटू का नाम नोट कर लिया। हाँ, इस गढ़ के बैटल मेजेस वाकई खेल खेलना जानते हैं। जगन सर, झंगजियांगो हंसते हुए बोले। हाँ, पहले तो हम छात्रों को सीधे पहाड़ों पर भेज देते हैं, जिससे उन्हें लगे कि उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। और फिर हम चुपके से उनका पीछा करते हैं और मिशन पूरा करने के दौरान सबसे होनहार छात्रों को ढूंढकर उन्हें ग्रेड्स देते हैं। यह आइडिया इससे बेहतर नहीं हो सकता था। विकास सर, चेन बेलियांग भी मुस्कुराए। बिल्कुल, पुराने समय के खाली बैठने के मुकाबले यह तरीका एक छात्र की असली क्वालिटी को साफ दिखाता है। मोहिनी मैम टैंग्यू ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगर उन 100 छात्रों को, जिन्हें कचरा कहकर नीचा दिखाया गया था, यह पता चलता कि उनके टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स ने मिलकर यह योजना बनाई है, तो पता नहीं उनके चेहरों के हाव भाव क्या होते। टीचर्स और मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स उन्हें लावारिस नहीं छोड़ सकते थे। फिलहाल छात्र जो पढ़ाई कर रहे थे, वह शहर के बाहर जिंदा रहने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन अगर उन्हें ऐसा माहौल न दिया जाए जहां वे खतरे को महसूस कर सकें, तो वे कभी भी सर्वाइवल नहीं सीख पाएंगे। इसलिए
सबसे अच्छा तरीका यही था कि ऊपर से उनके साथ सख्ती की जाए और छुपकर उन पर नजर रखी जाए। अगर कोई हादसा होता तो ये लोग तुरंत मदद के लिए पहुंच सकते थे। चीफ वीर, मैं तो लगभग आपके झांसे में आ ही गई थी। मुझे लगा आप सच में पत्थर दिल होने वाले हैं और किसी भी छात्र को प्रैक्टिकल में पास नहीं करेंगे, पल्लवी ने कहा। तुम यहाँ गलत हो। जो प्रैक्टिकल के दौरान निकम्मे साबित होंगे वे पास नहीं होंगे, वीर ने बड़ी बेरुखी से कहा। यह तो एक बाउंटी है, इसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर वे मॉन्स्टर वाइन वाले इलाके को भी पार कर लेते हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, विकास सर बोले। जाहिर है अगर यह एक असली बाउंटी होती तो वे इसे कभी पूरा नहीं कर पाते। उनकी तो छोड़िए, यहाँ मौजूद मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स भी शायद ही इसे पूरा कर पाते, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स भी पूरा नहीं कर पाते? इसका क्या मतलब है? जगन सर ने हैरानी से पूछा। बात यह है कि हमने छात्रों के लिए उस एक आंख वाले जादुई भेड़िए की गुफा को मंजिल बनाया है। हमें यह पक्का करना था कि वहाँ सच में कोई भेड़िया न हो। इसलिए हमने गुफा की रखवाली के लिए एक समनर आह्वानकर्ता को तैनात किया है। वह समनर जादूगर ही छात्रों का आखिरी टेस्ट है। उस गुफा में असल में कोई जादुई जानवर नहीं है, बल्कि एक समंड बीस्ट है। लखन ने मुस्कुराते हुए राज खोला। यह सुनकर टीचर्स की आंखों में चमक आ गई। टीचर्स के हेड विकास सर ने तुरंत तालियां बजानी शुरू कर दी। शानदार, बहुत ही शानदार। यह चाल वाकई बहुत समझदारी भरी है। रावत सर, एक्सयूई मशिंग ने भी तेजी से सिर हिलाया। हाँ, हम अभी छात्रों को एक असली जादुई जानवर के सामने नहीं ला सकते, वरना बहुत से छात्र मारे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल छात्रों के रिएक्शन को सुधारने के लिए है। अगर वे किसी जानवर का सामना नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल का असर नहीं होगा। वहाँ एक समनर जादूगर को रखना और उससे एक जानवर बुलाकर मैजिकल बीस्ट का रोल प्ले करवाना एकदम सही है। इस तरह छात्र एक असली जानवर का सामना करने का अनुभव भी ले पाएंगे और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी रहेगी। चीफ वीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना बेहतरीन प्रैक्टिकल टेस्ट तैयार किया। मुझे यकीन है कि छात्र इस बार बहुत कुछ सीखेंगे, रावत सर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो मेरा फर्ज है। वैसे वहाँ सिर्फ एक ही समंड बीस्ट है। क्या होगा अगर छात्र हमारी उम्मीद से ज्यादा हिंसक निकलें और अपनी मिलीजुली ताकत से उस जानवर को हरा दें? मोहिनी मैम ने सवाल किया। आह मोहिनी मैम, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। देवगढ़ मैजिक हाई में पढ़ाने के पिछले 20 सालों में आज तक एक भी ऐसा छात्र नहीं हुआ जो किसी जादुई जानवर से पहली बार मिलते ही अपना जादू सही से चला पाया हो। अगर हम एक कदम पीछे भी हट जाएं और मान लें कि वे जादू चला भी लेते हैं तो भी ये छात्र सिर्फ अपनी प्राइमरी स्किल, प्राथमिक कला ही इस्तेमाल कर पाएंगे जो उस समंड बीस्ट की खाल तक नहीं छील सकती, जगन सर ने पूरे भरोसे के साथ कहा। सही कहा। एलिमेंट्स में सबसे ताकतवर आग और बिजली हैं। सिर्फ बिजली वाला विक्रम ही उस जानवर को थोड़ी बहुत चुनौती दे सकता है। जहां तक फायर बर्स्ट, अग्नि प्रहार की बात है, वह तो उसे मामूली खरोंच ही दे पाएगा, विकास सर हंसते हुए बोले। टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स एक एक करके हंसने लगे।
दरअसल उन्हें हर छात्र की ताकत का अच्छी तरह अंदाजा था। इस बार का प्रैक्टिकल मिशन पूरा करना नामुमकिन था। वे बस इतना चाहते थे कि छात्र इस मिशन के बहाने कुछ सीखें और आगे बढ़ें। मोहिनी मैम बिल्कुल नहीं हंसी। उन्होंने दूर घाटी की तरफ देखा जहां कोहरा छाया हुआ था। अर्जुन के पास पूरे 1 साल से स्टारडस्ट मैजिक टूल है। पता नहीं उसके फायर बर्स्ट का लेवल कहाँ तक पहुंचा है। अगर ऐसा है तो वही एक छात्र हो सकता है जो उस समंड बीस्ट को जख्मी कर सके। उस स्थिति में उसे एस ग्रेड मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी, मोहिनी मैम ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपना सिर झटक दिया। एक खूंखार जानवर के सामने खड़े होकर मंत्र पूरा पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। मोहिनी मैम बस यही दुआ कर रही थीं कि वह समंड बीस्ट उन 100 छात्रों का बुरा हाल न कर दे, क्योंकि जब तक वे एक भी मंत्र चला पाएंगे वीर उन्हें प्रैक्टिकल क्लास में ग्रेड दे देंगे। और एक ए ही वह सबसे ऊंचा ग्रेड था जो कई सालों से किसी छात्र को मिला था। अगला है अध्याय 43। ध्यान दें, यह ऑडियो बुक पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। इसमें हिंसा और रोमांस के कुछ ऐसे दृश्य हो सकते हैं जो हर किसी के लिए उचित नहीं है। यह सामग्री सिर्फ 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए बनाई गई है। कृपया कहानी में दिखाई गई किसी भी घटना को असली जिंदगी में न अपनाएं। परिपक्व दर्शकों को स्वविवेक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। अध्याय 43। हर तरफ साजिशें। घाटी को पार करने और इंसानों से भी ऊंची जंगली घास के बीच से रास्ता बनाने के बाद आखिरकार सब लोग 100 ग्रास वैली पहुंच गए। इस घाटी के कई प्रवेश द्वार थे। अगर आप मुख्य तंग रास्ते से गुजरना चाहते थे तो आपको उन संकरे और घुमावदार रास्तों से ही जाना पड़ता था। इस रास्ते पर इतनी बेलें, रत्तन क्यों लटकी हुई हैं? ये पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रही हैं, देखने में बहुत घिनौनी लग रही हैं। कोमल स्वभाव वाली लड़कियां फुसफुसाने लगीं। उस संकरे रास्ते की जमीन पर लकड़ियां और घास की बेलें एक दूसरे में बुरी तरह उलझी हुई थीं। दूर से देखने पर कुछ बेलें अजगर की तरह लग रही थीं, तो कुछ जमीन पर ऐसे फैली थीं जैसे वे काले नागों का कोई अड्डा हो। यह नजारा वाकई खौफनाक था और डरपोक लड़कियों का घबराना जायज था। ये तो बस टूटी फूटी बेलें हैं, इनसे डरने की क्या बात है? चलो मेरे पीछे आओ। संजू वैन संपंग के लिए अपनी बहादुरी दिखाने का सही मौका आ गया था। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ सबसे आगे चल पड़ा। संजू का भारी भरकम शरीर उन कलाई जितनी मोटी बेलों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर इस तरह के रास्ते खोलने के लिए एकदम सही था। अगर वह पार कर सकता था तो बाकी छात्र भी आसानी से निकल सकते थे। आह, ये क्या है? क्या हो रहा है? ओ तेरी, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। अचानक संजू के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे किसी कुत्ते की पिटाई हो रही हो। छात्र डर के मारे कई कदम पीछे हट गए। साथ ही उन्हें अपने शरीर पर रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वे बेलें जिंदा हों और हिल रही हों। जैसे ही संजू ने रास्ते में कदम रखा, उन मुड़ती हुई बेलों ने उसे तेजी से जकड़ लिया। अगले ही पल संजू का भारी शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था। उन बेलों पर कटीली झाड़ियां और कांटे थे,
और जैसे ही उन्होंने पकड़ मजबूत की, संजू की खाल फटने लगी और वह खून से लथपथ हो गया। यह देखकर रिया, जंग यिंगलू और बाकी लड़कियां पागलों की तरह चीखने लगीं। चीखना बंद करो। चीखने के अलावा तुम्हें और कुछ आता है क्या? कांपते हुए विक्रम शू झाउटिंग ने उन पर चिल्लाकर कहा। इतना कहते ही विक्रम अपनी जगह पर जम गया। उसके माथे के सामने सितारों की पहली लकीर उभरी। वह शानदार बैंगनी चमक देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। विक्रम के माहिर कंट्रोल में सितारे एक एक करके जुड़ने लगे। पलक झपकते ही एक जादुई रास्ता, स्टार पाथ, तैयार हो गया। वज्र प्रहार, अजगर घा, लाइटनिंग स्ट्राइक, पाइथन स्कार। विक्रम ने अपनी बिजली की कला का प्रदर्शन किया। उसके चारों ओर अचानक कड़कती बिजली की लहरें पैदा हो गईं। विक्रम के इशारे पर वे लहरें उन राक्षसी बेलों, डीमोनिक वाइन्स की तरफ लपकीं जो संजू को खींचकर ले जा रही थीं। बाजाजाजा। बिजली के प्रहार से उन बेलों पर जलने के निशान पड़ गए। हालांकि पौधों वाले राक्षसों को बिजली से ज्यादा डर नहीं लगता, फिर भी वे थोड़ा पीछे हटे, लेकिन संजू को छोड़ने के बजाय वे उसे निडर होकर खींचते रहे। बचाओ मुझे, बचाओ। संजू की आवाज में रोना साफ झलक रहा था। लेकिन तभी एक बेल ने उसका मुंह दबा दिया और उसकी चीखें दब गईं। छात्रों के बीच भगड़ मच गई। विक्रम का वज्र प्रहार भी बेअसर साबित हो रहा था। अब उन राक्षसी बेलों को कौन रोकेगा? आह! एक और चीख गूंजी। पता चला कि वे बेलें सिर्फ संजू से संतुष्ट नहीं थीं। उन्होंने एक कोमल लड़की को अपना निशाना बना लिया था। प्रिया झेंग यांगसिया के टखनों को बेलों ने पकड़ लिया था। प्रिया एक वाटर मैच थी, लेकिन समस्या यह थी कि वह इतनी डर गई थी कि सितारों को जोड़ना तो दूर, मंत्र पढ़ने की हालत में भी नहीं थी। घबराओ मत, मैं संभालती हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव तनु ज़ोइमिन ने दहाड़ते हुए कहा। तनु के शरीर के चारों ओर आग के सितारों का रास्ता तेजी से बनने लगा। इससे तनु के बहादुर व्यक्तित्व में एक दहकती हुई तेज ताकत जुड़ गई। अग्नि प्रहार, फायर बर्स्ट। तनु की हथेली से आग का एक गोला निकला और उसने उसे उन बेलों के बीच दे मारा। आग के लगते ही वहां जलने की आवाजें आने लगीं। उन लपटों ने राक्षसी बेलों के बीच का हिस्सा जलाकर राख कर दिया। आग की लपटें उठीं और तेजी से फैलने लगीं। देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारी बेलों को अपनी चपेट में ले लिया। राक्षसी बेलें आग से बहुत ज्यादा डरती थीं। तनु का अग्नि प्रहार देखते ही वे ऐसे पीछे हटी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने संजू को भी छोड़ दिया और वह भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। शुक्र था कि वह अपने गोल पेट के बल गिरा, वरना उसके चेहरे का बुरा हाल हो जाता। शानदार क्लास रेप। आग की शक्ति वाकई कमाल है। ये बेलें तो डर के मारे भाग खड़ी हुई। हाँ, हमारी क्लास रेप बहुत ताकतवर है। जैसे ही बेलें पीछे हटी, छात्रों ने तनु की तारीफों के पुल बांध दिए। उधर घमंडी लाइटनिंग मैच विक्रम उदास चेहरा लेकर खड़ा था। पौधों वाले जीवों में बिजली के खिलाफ कुदरती प्रतिरोध, रेजिस्टेंस होता है, जिसमें वह कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन मो फैन भी एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसने अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी जब तनु अकेले ही उन बेलों से निपट सकती थी, तो उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी तनु का अग्नि प्रहार अभी पहले लेवल पर था।
जबकि अर्जुन का अग्नि प्रहार शहर छोड़ने के बाद से काफी बदल चुका था। इन छोटी बेलों के लिए मुझे हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। कम से कम मेरी जादुई ताकत मना तो बच गई। तनु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे लड़कियों पर हमला करने वाली बेलें भाग गईं। ऐसे समय में आग की शक्ति का असली जादू देखने को मिला। अग्नि प्रहार बाकी सभी मंत्रों से कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। कंट्रोल रूम में साजिशें। तनु फायर एलिमेंट वाली लड़की। हिम्मत, यह लड़की मुझे पसंद आई। चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर वीर झंकोम ने अपने टेंट में अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा। फिलहाल पहला ग्रुप सबसे तेज है। उसमें कई असाधारण टैलेंट वाले छात्र हैं, जगन सर झंग जियांगवो ने बताया। पहले ग्रुप का फायर जादूगर तो बेकार निकला। वह उन बेलों के सामने एक मंत्र तक नहीं पढ़ पाया। अंत में वह ईशान त्रिवेदी ही था जिसने उन बेलों को बर्फ से जमा दिया। वे 100 ग्रास वैली पहुंचने वाले सबसे पहले लोग हैं। बहुत जल्द उनका सामना उस समंड वुल्फ बीस्ट से होगा। असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। वह भेड़िया छात्रों को ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाएगा ना? जगन सर ने चिंता जताई। चोट लगना तो तय है, कुछ हड्डियां टूटना भी आम बात है, लेकिन हमारा समनर जादूगर और उसका भेड़िया मर्यादा में रहेंगे, पल्लवी ने कहा। तो फिर क्यों न हम उसे फोन करके याद दिला दें? अगर छात्र बहुत ज्यादा जख्मी हो गए तो उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। घाटी में सिग्नल नहीं है। चिंता मत करो, आर्यन बैयांग जानता है कि उसे क्या करना है, लखन ने भरोसा दिलाया। आर्यन, क्या वह वही लाइट एलिमेंट वाला जादूगर नहीं है? मोहिनी मैम टैंग्यू चौंक गई। वीर हंसा, वह तो बस एक कहानी थी। वह हमारे स्टेशन का समनर है जिसे हमने उस भेड़िए की गुफा में तैनात किया है। और हाँ, वह ब्लू ब्रेसलेट वाकई उसी गुफा के अंदर है। मोहिनी मैम चुप रही। यह चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर हर जगह अपनी साजिशें बुन रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वे छात्र सुरक्षित इस पार आ पाएंगे या नहीं। अगला है अध्याय 44। ध्यान दें, यह ऑडियो बुक पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। इसमें हिंसा और रोमांस के कुछ ऐसे दृश्य हो सकते हैं जो हर किसी के लिए उचित नहीं हैं। यह सामग्री सिर्फ 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए बनाई गई है। कृपया कहानी में दिखाई गई किसी भी घटना को असली जिंदगी में न अपनाएं। परिपक्व दर्शकों को स्वविवेक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। अध्याय 44, जादुई जानवर का आगमन। घाटी का नजारा वाकई बुरा नहीं था। दक्षिण की ओर एक झील थी जो हथेली के आकार जैसी दिखती थी और उत्तर की ओर एक उभरा हुआ पहाड़ी दर्रा था। एक आंख वाले भेड़िए की पुरानी गुफा इसी दर्रे के ठीक बाहर थी। असल में अगर आप 100 ग्रास वैली के बीच में खड़े हों तो आप इसे साफ देख सकते थे। पहले ग्रुप का नेतृत्व वही ग्रीन टी, मेरा मतलब है वही क्लास का वाइस प्रेसिडेंट ईशान त्रिवेदी म्यूबाई कर रहा था। ईशान ने इस प्रैक्टिकल के दौरान ग्रुप के हर सदस्य को अपने प्रभाव में ले लिया था। लड़कियां उसकी और भी ज्यादा कायल होती जा रही थीं। इस बार इतनी जल्दी यहाँ पहुँचने का श्रेय वाकई उसे ही जाता था। गुफा वही है। मुझे लगा था कि यह मिशन मुश्किल होगा,
लेकिन लगता है हमने मंजिल बहुत आसानी से ढूंढ ली, कुंदन राठौड़ झाओ कुंसन ने हंसते हुए कहा। यह कुंदन भी हार मानना नहीं जानता था। साल की आखिरी तिमाही में उसने कड़ी मेहनत की और एलीट क्लास में जगह बनाकर एक बार फिर ईशान के साथ जुड़ गया। सावधान रहो, बाउंटी मिशन इतना आसान नहीं हो सकता। ईशान एक बड़े और पुराने जादुई खानदान में पैदा हुआ था। वह अनुभवी और ज्ञानी था। वह जानता था कि इन बाउंटीज को इतनी आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। 20 लोगों के दस्ते का नेतृत्व करते हुए ईशान आगे बढ़ा। वे उस खड़ी पहाड़ी के सहारे दर्रे के पास बनी गुफा की ओर चढ़ने लगे। दर्रे के बाहर एक छोटा सा झरना था, जिसका तालाब आधा भरा हुआ लग रहा था। अब गुफा उनके सामने थी, जिसका प्रवेश द्वार बहुत ही विशाल था। यह लगभग शहर के नीचे बने किसी बड़े रास्ते जितना चौड़ा था। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे देखकर किसी भी इंसान के मन में अनजाने डर की लहर दौड़ जाए। इसके अलावा गुफा के अंदर से एक मनहूस हवा के झोंके बाहर आ रहे थे, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। क्या हम कुछ और लोगों के आने का इंतजार करें? अंजलि ही वायु ने घबराते हुए पूछा। मैं सहमत हूँ, यह डरावना लग रहा है, कुंदन ने कहा, जिसमें कुत्ते जितनी भी हिम्मत नहीं थी। भगवान ही जानता था कि उस गुफा के अंदर क्या है, ऐसे ही सीधे अंदर चले जाना। अगर सच में वहाँ कोई जादुई जानवर हुआ, तो वे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जब वे सब इस पर चर्चा कर रहे थे, तभी पहाड़ों के बीच से लोगों का एक और समूह इस ओर आता दिखाई दिया। लगता है यह तीसरा ग्रुप है, बहुत अच्छा हुआ, अंजलि ने खुशी से कहा। ईशान और विक्रम की वजह से पहले और तीसरे ग्रुप की युद्ध क्षमता सबसे ज्यादा मानी जाती थी। तीसरे ग्रुप को अपने से काफी पीछे देखकर ईशान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। भले ही विक्रम और अर्जुन दोनों ने एनुअल एग्जाम में एस ग्रेड हासिल किया था, लेकिन उसका क्या फायदा। एक पुराने खानदान की परवरिश का असली लाभ प्रैक्टिकल के दौरान ही नजर आता है। जल्द ही तीसरा और पहला दस्ता एक साथ मिल गए। बाकी 3 दस्ते शायद राक्षसी बेलों वाले पड़ाव को पार नहीं कर पाए थे। हो सकता है कि वे घाटी पार करते समय ही बाहर हो गए हों। यह मुमकिन था, क्योंकि हर विंड मैच में घाटी पार करने की हिम्मत नहीं होती। चलो सब एक साथ अंदर चलते हैं। लाइट एलिमेंट्स, अब तुम लोगों का कुछ काम आया है। अपने बल्ब जलाओ। ज्यादा लोगों को देखकर कुंदन की हिम्मत बढ़ गई थी, बस उसकी जुबान अभी भी वैसी ही गंदी थी। लाइट एलिमेंट के छात्र तुरंत बुदबुदाने लगे, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनके प्राथमिक मंत्र का उपनाम ही चलता फिरता बल्ब पड़ गया था। छात्रों ने अपने मंत्रों का इस्तेमाल किया और उस उबड़-खाबड़ और अजीब सी गुफा को रोशन कर दिया। हालांकि गुफा के गहरे हिस्से अभी भी घोर अंधेरे में डूबे थे, जिससे सबकी धड़कनें तेज हो रही थीं। विंड मैज, तुम लोग आगे का रास्ता देखो। तुम्हारे पास वाइंड ट्रेल मंत्र है। अगर कोई खतरा हुआ तो तुम तुरंत वहां से निकल सकते हो। जैसा कि उम्मीद थी, एक खानदानी जादूगर होने के नाते ईशान जानता था कि टीम को कैसे संभालना है। विंड एलिमेंट के छात्र भी कुछ नहीं बोले। कुंदन, रिया और सुमित ने आगे बढ़ना शुरू किया। अर्जुन भाई, मैं रास्ता ढूंढने आगे जा रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं? छोटू एक विंड मैच था, इसलिए उसे भी आगे जाने का काम मिला। इतनी बड़ी गुफा में बिना किसी लीडर के आगे बढ़ना बेवकूफी होती।
अगर कोई मुसीबत आती तो वे आपस में ही टकरा जाते। ईशान का फैसला एकदम सही था, लेकिन अर्जुन अभी भी गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसकी नजरें सामने बने उस तालाब पर टिकी थीं। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए तालाब में पानी होना सामान्य बात थी। लेकिन अर्जुन ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। तालाब के किनारे पर पानी के निशान हैं। इसका मतलब है कि तालाब में पानी का स्तर पहले उस निशान तक था। निशान अभी भी गीले हैं, मतलब पानी का स्तर पिछले आधा दिन के भीतर ही नीचे गिरा है। अगर यह भाप बनकर उड़ता तो इतनी तेजी से नहीं उड़ सकता था। अर्जुन ने खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि पहले ग्रुप के लोगों ने पानी निकाला हो? छोटू ने पूछा। हम सबने झील से पानी भर लिया था। पहाड़ पर चढ़कर दोबारा पानी भरने का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी। तो फिर आपका मतलब? छोटू ने अर्जुन को पहले कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। चीफ ने कहा था कि यहाँ एक आंख वाले भेड़ियों का झुंड रहता था। गुफा के मुहाने पर बना यह तालाब उनके पानी पीने की जगह रही होगी। पिछले कुछ घंटों में पानी का स्तर कम हुआ है और गीले निशान अभी भी वही हैं। अर्जुन ने गौर किया। छोटू बेवकूफ नहीं था, वह अर्जुन की बात का मतलब समझ गया। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन भाई, प्लीज मुझे मत डराइए। आप कह रहे हैं कि इस गुफा के अंदर अभी भी कुछ रह रहा है और वह कुछ देर पहले ही यहाँ पानी पीने आया था? छोटू ने हकलाते हुए पूछा। पानी का स्तर इतना नीचे गिरने का मतलब है कि उस जीव का शरीर बहुत ही विशाल है, या फिर यहाँ एक से ज्यादा जानवर हैं। अर्जुन ने अपनी बात पूरी की। छोटू के दांत बजने लगे। चलो, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अर्जुन ने तालियां बजाईं और गुफा के अंदर गए ग्रुप के साथ हो लिया। छोटू दौड़कर ग्रुप के सबसे आगे पहुंचा और उसने ईशान, विक्रम और तनु को अर्जुन की खोज के बारे में बताया। लेकिन इससे पहले कि छोटू अपनी बात पूरी कर पाता, गुफा के अंदर से अचानक एक सड़ी हुई मछली जैसी गंध आई, जिसने उन 40 छात्रों के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा सा मारा। वह गंध ऐसी थी जैसे कोई बड़ी लहर उन्हें भिगो गई हो। उनके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो गए और उन्हें अपने चेहरों पर नमी महसूस हुई। आओ आओ! गुफा की गहराइयों से दो भयानक और खूंखार चीखें गूंजी। उस पल सबको समझ आ गया कि वह गंदी बदबू वाली सांस क्या थी। हे भगवान! वह एक जादुई जानवर के दहाड़ने से निकली लार थी। वे 40 छात्र सहम गए। उनका शरीर डर के मारे पत्थर जैसा हो गया। अगले ही पल उनके चेहरों पर वही खौफ छा गया जिसे उन्होंने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा रखा था। जादुई जानवर। यह एक जादुई जानवर है। स्कूल में उन्होंने बार बार इनके बारे में पढ़ा था। उन्होंने कई बार सोचा था कि वे इनसे कैसे लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा के अंधेरे से अपनी ओर बढ़ती उन दो लालची नजरों को महसूस किया, उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। लाइट मैच की रोशनी अभी भी हवा में तैर रही थी, जिससे सामने की गुफा रोशन थी। अंधेरे से अचानक एक बालों वाला हरा पैर बाहर आया। उसके नाखून किसी चाकू की तरह तेज थे जो जमीन में धंस गए थे। इसके बाद उसने धीरे से अपना सिर आगे बढ़ाया। रोशनी की मदद से वह राक्षस सबके सामने प्रकट हुआ। भयानक दांतों की कतारें दिखाई दी।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके सामने के दांत ऊपर के जबड़े से नीचे के जबड़े तक निकले हुए थे। उन दो तलवार जैसे दांतों से हरी लार टपक रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त बहुत भूखा है। उस डरावने भेड़िए का सिर और गर्दन किसी ऊंट से भी लंबी और बहुत ताकतवर थी। उसका शरीर चट्टान जैसी मजबूत मांसपेशियों से भरा था। उसके पूरे शरीर पर सुइयों जैसे नुकीले गहरे नीले बाल थे। वह जादुई जानवर उन 40 छात्रों के सामने खड़ा था और उसकी आंखें उन्हें ऐसे देख रही थीं जैसे वे खुद चलकर उसके पास भोजन बनने आए हों। भागो, किसी की कांपती हुई आवाज में एक चीख गूंजी। अगला है अध्याय 45। अध्याय 45 आत्मिक भेड़िया, स्पिरिट वुल्फ। अगले ही पल जादू के ये छात्र डरे हुए चूजों में बदल गए। जैसे ही वे गुफा से बाहर भागने की जल्दी में एक दूसरे से टकराने लगे, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रहा था। जल्दी भागो, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? छोटू झंगजियाओ ने अपने बगल में खड़ी अंजलि ही वायु को देखा, जो डर के मारे पत्थर जैसी हो गई थी। बिना कुछ कहे उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। वाइंड थ्रे, धत तेरे की। छोटू ने अपना मंत्र पूरा करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह अपने सितारों को जोड़ ही नहीं पा रहा था। अपनी पुरानी प्रैक्टिस के दौरान वह आसानी से सितारों के रास्ते स्टार पाथ्स बना लेता था। छोटू को लगता था कि जादू चलाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जब वह एक भयानक जादुई जानवर से केवल 20 मीटर की दूरी पर था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी सीखा था वह सब इस खौफ के सामने बेकार था। सितारे, जो पहले उसकी हर बात मानते थे, अब जंगली हिरणों की तरह डरकर उसके स्टारडस्ट के अंदर इधर उधर भाग रहे थे। इस समय कोई भी छात्र मंत्र पढ़ने की हालत में नहीं था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए गुफा के बाहर भाग रहा था। अर्जुन भाई, जल्दी भागो, छोटू ने डरी हुई अंजलि को खींचते हुए गुफा के निकास की ओर दौड़ लगा दी। खौफ और बेबसी। इस समय अर्जुन मोफैन की हालत भी बाकी छात्रों से अलग नहीं थी। चीखें, रोना और यहाँ तक कि डर के मारे पैंट गीली कर चुके छात्र सब एक दूसरे में मिल गए थे। इन परिस्थितियों में वह भी मंत्र पढ़ने के लिए अपनी एकाग्रता नहीं बना पा रहा था। गड़बड़ है, मुझे भी भागना होगा। अर्जुन ने छठे सितारे को जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जैसे ही वह 7वें को जोड़ने वाला था, जादुई जानवर की दहाड़ ने उसका ध्यान भटका दिया। ऐसी स्थिति में वह जादू का उपयोग कैसे कर सकता था? जब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने अपने बगल में खड़ी तनु सोयमिन को पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, मैं इस एक आंख वाले भेड़िए को रोकती हूँ। तुम लोग जल्दी से खुद को शांत करो। तनु वाकई एक बहादुर लड़की थी जिसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अर्जुन ने सीधे तनु को उठाया और उसे अपने कंधे पर लादकर वहां से भाग निकला। भले ही तनु बाहर से सख्त दिखती थी, लेकिन वह भी एक कमजोर लड़की ही थी। बिजली की शक्ति जागने के बाद अर्जुन की शारीरिक ताकत थोड़ी बढ़ गई थी, इसलिए तनु को उठाकर दौड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने तनु को जादू चलाने का मौका नहीं दिया। बात यह थी कि इन परिस्थितियों में वह खुद केवल 6 सितारे जोड़ पा रहा था।
तनु की साधना तो उससे भी कम थी, वह अपना मंत्र कैसे पूरा करती। ऐसे समय में क्लास प्रेसिडेंट बनने से बेहतर था कि जान बचाकर भागा जाए। अर्जुन तनु को लेकर पागलों की तरह बाहर निकला। रोने और चीखने की आवाजें उसके कानों को चीर रही थीं। धत! कोई हैरानी नहीं कि स्टेशन के वे पुराने शिकारी हमारा मजाक उड़ा रहे थे। पहली प्रतिक्रिया भागना ही थी, लेकिन अगर हम भागते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक एक करके मारे जाएंगे। हमने घाटी से ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया था, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी दर्रे तक भाग सकते हैं। वहाँ सिर्फ एक रस्सी है और उसे पकड़कर नीचे उतरने वाले लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। अर्जुन का दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। वह खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जादुई जानवर का खौफ उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई हॉरर फिल्म देखना। अगर आप केवल स्क्रीन पर देखते हैं तो वह इतना डरावना नहीं लगता, लेकिन अगर आप आवाज बढ़ा दें तो डर का लेवल बढ़ जाता है। और यहाँ तो वह दरिंदा टीवी स्क्रीन से बाहर निकलकर आपके सामने खड़ा था, इतना करीब कि आप उसकी आंखों में खून की लकीरें देख सकते थे। फंसा हुआ शिकार। अर्जुन काफी तेज भाग रहा था। दर्रे से बाहर निकलने के बाद जब उसने तनु को नीचे उतारा तो वह डर के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यह उनके बुरे सपनों से भी 100 गुना ज्यादा डरावना था। हे भगवान, रस्सी! नहीं नहीं, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। विक्रम, क्षु झाओटिंग और ईशान म्यूबाई अभी भी थोड़ा बहुत होश में थे, लेकिन उनकी हालत देखकर साफ था कि वे भी जादू चलाने की स्थिति में नहीं थे। लगभग 10 लोग डर के मारे बेहोश हो चुके थे और 20 के करीब लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रस्सी गायब थी। अब जब तक वे सीधे नीचे न कूदें, बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब हम क्या करें? क्या हम सब यहाँ मारे जाएंगे? कुंदन राठौड़, झाओ कुंसन का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उस जगह उस आत्मिक भेड़िए की बदबूदार सांसों के साथ साथ डर की एक घिनौनी महक फैल चुकी थी। वह भेड़िया हमारे पीछे आ गया है। जिंदा खाए जाने से बेहतर है कि मैं नीचे कूदकर मर जाऊं, वाटर एलिमेंट के एक छात्र ने रोते हुए कहा। अबे, गुफा में इतने सारे लोग बेहोश पड़े हैं। वह उन्हें खाने के बजाय हमारे पीछे यहाँ क्यों आ रहा है? कुंदन ने बदहवासी में चिल्लाकर कहा। भले ही तनु और विक्रम डरे हुए थे, लेकिन कुंदन की यह बात सुनकर उन्होंने उसे घूरकर देखा। भागना बेकार है। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। सामना कैसे करें? मुझे तो यह भी याद नहीं आ रहा कि मेरा एलिमेंट कौन सा है। दूर से नजारा। पहाड़ी दर्रे से 300 मीटर दूर एक ऊंची चट्टान पर चीफ इंस्ट्रक्टर वीर झंकोंग, लखन, पल्लवी और समनर आर्यन बाई यान खड़े थे। वे दूर से दर्रे में फंसे छात्रों को देख रहे थे। समनर आर्यन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसे वे छात्र बहुत मजेदार लग रहे थे जो डर के मारे कांप रहे थे। जब चीफ इंस्ट्रक्टर वीर ने देखा कि अभी तक एक भी छात्र ने जादू का इस्तेमाल नहीं किया है तो उन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया। निराशाजनक। उन्हें लगा था कि देवगढ़ मैजिक हाई के इन छात्रों में कुछ तो काबिलियत होगी। किसे पता था कि एक भी छात्र अपना मंत्र नहीं पढ़ पाएगा। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये छात्र निकम्मे हैं,
और लगता है कि वह सच ही था। स्कूल ने उन्हें तैयार करने के लिए इतने संसाधन खर्च किए और जब असली परीक्षा आई तो वे ऐसे ढेर हो गए। टीचर्स जगन सर, रावत सर और विकास सर सब इस समय बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अरे, कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। लखन की नजरें तेज थीं। उसने देखा कि दर्रे के पास एक सफेद रोशनी चमक रही है। यह आइस एलिमेंट हिम शक्ति है। वह ईशान लग रहा है। रावत सर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाकी टीचर्स ने भी तुरंत उधर देखा। वाकई सबसे पहले जादू चलाने वाला ईशान म्यूबाई ही था। ईशान के चारों ओर सफेद बर्फीली ऊर्जा घूमने लगी। वे बर्फीले अंश किसी सैनिक की तरह आगे बढ़े और उस आत्मिक भेड़िए के चारों पैरों को जकड़ने लगे जो गुफा से बाहर निकल चुका था। इसे नोट कर लो, चीफ इंस्ट्रक्टर वीर ने कहा। यह त्रिवेदी खानदान का वारिस है। उसे बचपन से ट्रेनिंग मिली है। उसका मानसिक संतुलन और हालात के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता बाकी छात्रों से कहीं बेहतर है, रावत सर ने गर्व से कहा। एक पुराने खानदान का शिष्य होने का यही फायदा था। जहां बाकी छात्र हिम्मत हार चुके थे, ईशान ने अपने दिल को शांत किया और हिम प्रसार आइस स्प्रेड का इस्तेमाल किया। ऐसी डरावनी स्थिति में भी जादू का इस्तेमाल कर पाने की वजह से ईशान को ए ग्रेड मिलना लगभग तय था। अब बस यह देखना था कि क्या बाकी छात्र भी खुद को संभाल पाते हैं या नहीं। अगला है अध्याय 46। अध्याय 46 एक ही स्तर के नहीं। पहाड़ी दर्रे के बाहर ईशान त्रिवेदी म्यूबाई पूरे आत्मविश्वास के साथ उस आत्मिक भेड़िए स्पिरिट वुल्फ के सामने खड़ा था। उसके नियंत्रण में जो बर्फ की शक्ति थी वह धीरे धीरे पाले में बदलकर भेड़िए के चारों पैरों को जकड़ने लगी थी। ईशान के चेहरे पर अभी राहत की एक लकीर आई ही थी कि तभी उसने देखा कि भेड़िए की रफ्तार सिर्फ थोड़ी सी कम हुई है। छात्रों की ओर बढ़ने का उसका इरादा अभी भी अडिग था। यह बेकार है, ईशान दंग रह गया। उसका हिम प्रसार आइस स्प्रेड आम दिनों में 3-4 लोगों को एक ही जगह जमा सकता था। ईशान को लगा था कि वह अपने सहपाठियों को संभलने का एक मौका दे पाएगा। किसे पता था कि इस भेड़िए के पैरों की ताकत इतनी ज्यादा होगी। उसका हिम प्रसार उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। कड़क भेड़िए ने अपने एक पैर से उस बर्फ को कुचला और आगे बढ़ता रहा। अब भेड़िए का निशाना ईशान था। उसने अपना विशाल अगला पैर ईशान के सामने हवा में उठाया और फिर पूरी ताकत से नीचे दे मारा। धम! एक भयानक शॉकवेव उठी जिससे धूल और पत्थर हवा में उड़ गए। ईशान भी उस लहर की चपेट में आ गया और 5 मीटर पीछे जाकर गिरा। ईशान के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उस झटके के कारण वह जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया और फिर उठ नहीं पाया। ईशान कुंदन झाओ कुंसन दौड़कर उसके पास पहुंचा और देखा कि ईशान के कपड़े फट चुके थे और धूल मिट्टी के कारण उसकी खाल छिल गई थी। अंजलि की वायु, जो आखिरकार होश में आई थी, यह नजारा देखकर इतनी डर गई कि वह किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। उसे हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका इस तरह रोना शायद उस आत्मिक भेड़िए को नागवार गुजरा। भेड़िया बड़ी हिकारत के साथ अंजलि की ओर बढ़ने लगा। उस दरिंदे के लिए कोई लड़की या लड़का मायने नहीं रखता था। जब उसने ईशान जैसे मजबूत जादूगर का यह हाल कर दिया था, तो अंजलि जैसी नाजुक लड़की का क्या होता, यह सोचना भी डरावना था।
धत, जल्दी भागो छोटू, झंझियाओ चिल्लाया। उसने अपने दांत भींचे और एक बार फिर अंजलि को उस भेड़िए की पहुंच से बाहर खींचने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। छोटू, क्या तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? थोड़ी दूर खड़े अर्जुन मोफैन ने जब यह देखा तो वह अब और शांत नहीं रह पाया। अर्जुन की नजर में ईशान की हरकत बेवकूफी भरी थी। उसकी ताकत उस जादुई जानवर के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसका स्तर इन छात्रों से कहीं ऊंचा था। शुक्र था कि वह जानवर अभी सिर्फ डरा रहा था, वरना उसका एक प्रहार ईशान के प्राण पखेरु उड़ाने के लिए काफी था। अग्नि प्रहार। भारी दबाव के बीच तनु ज़ोइमिन ने अपने होंठ चबाते हुए आखिरकार अपना मंत्र पूरा कर ही लिया। आग का गोला भेड़िए की ओर लपका, लेकिन शायद जल्दबाजी में चलाने के कारण वह भेड़िए के पैर के पास जाकर फटा। भेड़िए के बगल में एक बड़ी लाल लपट उठी, जिससे उस नीले भेड़िए का रंग लाल सा दिखने लगा। लेकिन भेड़िए ने उस आग को पूरी तरह नजरअंदाज किया और छोटू और अंजलि की ओर बढ़ता रहा। ओ जानवर, अब मेरा वज्र प्रहार झेल। विक्रम शू झाउटिंग चिल्लाया। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत बिजली की लहरें पैदा हो गईं और उसके इशारे पर वे भेड़िए की तरफ लपकीं। हर बैंगनी बिजली की लहर भेड़िए के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। भेड़िया अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था और उसने दर्द के मारे एक गहरी दहाड़ लगाई। उसकी तेज जैसी चमकती आंखें तुरंत विक्रम पर टिक गईं। आओ! भेड़िए ने अपना खून से सना मुंह खोला और विक्रम की ओर एक भयानक दहाड़ मारी। एक पल में एक तूफान सा उठा। पहाड़ी दर्रे में जो धूल और पत्थर थे, वे उस दहाड़ की ताकत से हवा में घूमने लगे। वह एक धूल के अजगर जैसा लग रहा था जो विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। संजू! विक्रम यह नजारा देखकर चिल्लाया। संजू! वैंग संपंग ने आवाज लगाई। भूतरंग, दिशा परिवर्तन, अर्थ वेव डाइवर्स। संजू का भारी शरीर अचानक नीचे झुका और उसने अपने दोनों हाथ जमीन में धंसा दिए। जैसे ही उसके हाथ जमीन से लगे, वहां की मिट्टी और रेत किसी पानी की लहर की तरह हिलने लगी। वह लहर विक्रम के ठीक नीचे से गुजरी और उसे सुरक्षित रूप से 5 मीटर दूर ले गई। विक्रम उन उड़ते हुए पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। जब विक्रम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को दूसरी जगह पाया। उसने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त संजू को थम्स अप दिखाया। संजू भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने भी नहीं सोचा था कि उसका यह मंत्र इतना काम आएगा। डरो मत दोस्तों, अगर हम सब मिलकर जादू चलाएं, तो हम इस एक आंख वाले भेड़िए को हरा सकते हैं। विक्रम ने अपनी ताकत दिखाने के बाद अब सबका नेतृत्व संभाल लिया था। सब लोग जल्दी से अपने सितारों को जोड़ो। बिजली के प्रहार ने इसकी मांसपेशियों को सुन्न कर दिया है। यह भेड़िया अभी हिल नहीं पा रहा है। यही मौका है हमला करने का, संजू जोर से चिल्लाया। जैसा संजू ने कहा था, वज्र प्रहार पड़ने के बाद भेड़िया एक ही जगह खड़ा कांप रहा था। यह सबके लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। कुछ जादूगरों ने खुद को शांत किया और मंत्र पढ़ने लगे। दिव्य प्रकाश शुद्धिकरण, लाइट, हिम प्रसार शीतलन, आइस, जल क्षेत्र क्षय, वाटर, भूतरम विक्षेप, अर्थ, अग्नि प्रहार दान, फायर। 7-8 छात्रों ने एक साथ अलग अलग एलिमेंट्स के मंत्र चलाए। उन सभी का मिलाजुला असर उस भेड़िए पर हुआ।
लाचार भेड़िया चारों दिशाओं से होने वाले हमलों को झेल रहा था और दर्द से कराह रहा था। फायर मैज, जल्दी करो, हमने इसे रोक रखा है, अपनी आग से इसे भून दो, विक्रम लगातार निर्देश दे रहा था। आग की शक्ति ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। रोशनी ने उसे अंधा कर दिया था, बर्फ ने उसके पैरों को जमा दिया था, अब सिर्फ आग ही उसे खत्म कर सकती थी। तनु के होठों से खून टपक रहा था, लेकिन उसने एक मजबूत अग्नि प्रहार किया। आग की लपटें भेड़िए की पीठ पर भभक उठीं। भेड़िए के रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। आऊ आऊ। जब सबको लगा कि उनकी कोशिश रंग ला रही है, तभी भेड़िए ने लगातार 2 बार दहाड़ मारी। धूल और पत्थरों की 2 बड़ी लहरें एक साथ उठीं। एक लहर विक्रम और संजू की तरफ बढ़ी और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी लहर बाकी 3 छात्रों की ओर गई। उन उड़ते हुए पत्थरों ने छात्रों के शरीर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जिन छात्रों को अभी अपनी जीत की उम्मीद नजर आ रही थी, वे एक ही झटके में पूरी तरह हार गए। अगला है अध्याय 47। क्या अर्जुन इस स्थिति को संभाल पाएगा? अध्याय 47, आत्मिक भेड़िया बेकाबू। निश्चित रूप से यह हमारे स्तर का नहीं है। संजू वैन संपंग का ऊपरी शरीर खून से लथपथ था, वह धूल से उठने की कोशिश कर रहा था। विक्रम क्षु झाउटिंग अभी भी जमीन पर पड़ा था, उसकी हालत ईशान म्यूबाई से बेहतर नहीं थी। दूसरी तरफ बाकी 5 छात्र भी ढेर हो चुके थे। वे रेत और पत्थरों के नीचे दबे थे और उठने में पूरी तरह असमर्थ थे। आत्मिक भेड़िया स्पिरिट वुल्फ थोड़ा घायल तो हुआ था, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। भेड़िए की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। भले ही 10-12 छात्र मिलकर भी हमला करते, फिर भी वे उसे हरा नहीं पाते। अगर हम 40 के 40 लोग मिलकर हमला करते तो शायद हम जीत सकते थे, पर अब लगता है मैं यहीं मर जाऊंगा, संजू ने कराहते हुए कहा। अर्जुन, तो तुम्हारी आग की शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है, जल्दी कुछ करो, तनु ज़ोमिन ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन का प्रचंड प्रहार। अर्जुन जानता था कि केवल आग और बिजली ही इस जानवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने अपनी आंखें उस भेड़िए पर टिका दी। उसने गौर किया कि इस जानवर की एक नहीं बल्कि 2 हरी आंखें हैं। यह कोई एक आंख वाला जादुई भेड़िया नहीं था। अंजलि की वायु अभी भी वहीं बैठी कांप रही थी। भेड़िए को शायद रोने वाले लोग पसंद नहीं थे, इसलिए छात्रों को धूल चटाने के बाद उसका अगला निशाना फिर से अंजलि ही थी। यह लड़की सुधरने वाली नहीं है। जब बाकी लोग लड़ रहे थे, तब इसके पास भागने का समय था, पर यह टस से मस नहीं हुई। अर्जुन ने सोचा, अगर ऐसा ही रहा तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे इसे खत्म करना ही होगा। छोटू, क्या तू आगे बढ़ सकता है? अर्जुन ने पास खड़े छोटू से पूछा। छोटू ने तुरंत हामी भरी। ठीक है, मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा। जैसे ही मैं इशारा करूं, तू मुझे पकड़कर गुफा की तरफ भागना, समझे? अर्जुन का स्वर बहुत गंभीर था। अर्जुन के शरीर के चारों ओर आग के सितारों का घेरा बनने लगा। सितारे तेजी से एक दूसरे से जुड़कर जादुई नक्षत्र पथ बनाने लगे। अर्जुन की रफ्तार बहुत तेज थी। उसने छठे सितारे को जोड़ा और 7वें जिद्दी सितारे को भी अपने वश में कर लिया। मंत्र पूरा हुआ। अर्जुन की मुट्ठियों में दहकती हुई आग जल उठी।
अग्नि प्रहार अस्थिदाह, फायर बर्स्ट बर्निंग बोन्स। हवा के दबाव से अर्जुन के बाल उड़ने लगे। उसने अपनी पूरी ताकत से आग का गोला भेड़िए की छाती की ओर फेंका। वह गोला किसी मिसाइल की तरह सटीक निशाने पर लगा। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पलक झपकते ही वह आग भेड़िए के शरीर के अंदर किसी बेल की तरह फैलने लगी। यह आग तनों के प्रहार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। भेड़िए ने दर्द के मारे एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। वह तड़पते हुए जमीन पर लौटने लगा और आखिरकार पास के तालाब में कूद गया। लेकिन अस्थिदाह बर्निंग बोन्स की आग पानी के अंदर भी नहीं बुझी। वह आग भेड़िए के शरीर के अंदरूनी अंगों को राख बना रही थी। नियंत्रण से बाहर दूर खड़ी तान्या मैम टैंग्यू और चीफ वीर झंगकोंग के चेहरों पर हैरानी छा गई। वे दोनों फायर मैच थे और जानते थे कि अर्जुन ने अग्नि प्रहार का दूसरा लेवल 2 हासिल कर लिया है। अस्थिदाह, इस लड़के ने एक ही साल में यह कैसे कर लिया? वीर की आंखों में तारीफ की चमक थी। इसका नाम क्या है? इसका नाम अर्जुन है, तान्या मैम मुस्कुराई। लेकिन तभी समनर आर्यन बाई यान चिल्लाया, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वीर ने तेजी से पूछा। तालाब में कूदने के बाद भेड़िए ने मेरा हुक्म मानना बंद कर दिया है। वह मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया है। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया था। यह सुनकर सबकी सांसें थम गईं। बेकाबू होने का मतलब था कि वह भेड़िया अब वाकई में उन छात्रों का शिकार करना शुरू कर देगा। वह भेड़िया पहले तो थोड़ा रहम दिखा रहा था, लेकिन अब वह असली कत्लेआम मचाएगा। जल्दी चलो, उसे रोकना होगा, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। वीर गुस्से में चिल्लाया और सब गुफा की ओर भागे। अगला है अध्याय 48। अध्याय 48 बिजली और आग। धधकती लपटों को बुझाने के लिए आत्मिक भेड़िया गुफा के बाहर बने तालाब के बीचों बीच कूद गया। लेकिन न जाने किस वजह से जब वह भीगा हुआ भेड़िया तालाब से बाहर निकला तो उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसकी हरी पुतलियां अब पूरी तरह से सिंदूरी लाल हो चुकी थीं। एक आत्मिक भेड़िए के जंगली स्वभाव को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसे बहुत ज्यादा उकसाया जाए तो वह आसानी से पागल हो सकता है। युद्ध के मैदान में यह पागलपन काम आ सकता है, लेकिन छात्रों के लिए यह एक तबाही थी। उसकी लाल आंखों में एक खौफनाक और अशुभ चमक थी। गुस्से से पागल उस भेड़िए की नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। उसकी जान लेने की नियत एक बर्फीली ठंडी ऊर्जा में बदल गई और वह अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन का पूरा शरीर जड़ हो गया। यह भेड़िया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर और क्रूर था। छोटू अर्जुन बड़ी मुश्किल से बोलने की हिम्मत जुटा पाया। छोटू झंगजियाओ ने भी उस जानलेवा इरादे को महसूस किया और पागलों की तरह अपने सितारों के रास्ते स्टार पाथ जोड़ने लगा। पहले वह विंड स्टार पाथ पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगर वह फेल हुआ तो अर्जुन पलक झपकते ही कुचल दिया जाता। आओ! भेड़िया अपने चारों पैरों के दम पर हवा में उछला। उसके पीछे धूल और धुएं का गुबार उड़ रहा था। यह विस्फोटक ताकत रुकने से लेकर कूदने तक की रफ्तार पकड़ने में उसे 1 सेकंड से भी कम लगा। अर्जुन भाई! मौत के मुंह से खींचते हुए छोटू ने जड़ हो चुके अर्जुन को मजबूती से पकड़ा। एक वाइंड ट्रेल छोटू के लिए रफ्तार का रास्ता बन गया।
छोटू ने बिल्कुल ऐन वक्त पर अर्जुन को भेड़िए के जबड़ों के बीच से निकाल लिया और गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर भागने लगा। खचाक! भेड़िए के दांत खाली हवा में एक दूसरे से टकराए। हवा में काटने के बाद उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उस डरावने जीव ने एक बार फिर अपनी अद्भुत रफ्तार पकड़ी और उन दोनों के पीछे गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर कई छात्र बेहोश पड़े थे। वे बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे, तभी उनका सामना उस पागल भेड़िए से हो गया। वे छात्र खून से लथपथ होकर हवा में उछाले जाने लगे। भागो, जल्दी भागो! तेज अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वह देख सकता था कि भेड़िया छोटू की वाइंड ट्रेल से थोड़ा ज्यादा तेज था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। छोटू पसीने से तरबतर था और अपना ध्यान जरा भी नहीं भटकाना चाहता था। पीछे एक विशाल राक्षस भेड़िया पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था। मुझे बस आगे छोड़ देना और तुम भाग जाना। मैं इससे निपट लूंगा, अर्जुन ने लड़ने की ठानी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अर्जुन भाई को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुसीबत में ही असली दोस्त की पहचान होती है। अगर वे आज जिंदा बचे तो अर्जुन इस दोस्ती को कभी नहीं भूलने वाला था। लेकिन समस्या यह थी कि क्या वे इस गुफा से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? गुफा के गहरे हिस्से में एक बड़ा खाली कमरा था। जमीन उबड़ खाबड़ थी और ऊपर से नुकीले पत्थर लटके हुए थे। यहाँ कोई छात्र नहीं था और न ही भागने की कोई जगह। यह एक बंद रास्ता, डेड एंड था। छोटू ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उसकी रफ्तार ने उन्हें लड़ने के लिए थोड़ा समय दे दिया था। अब भेड़िया उनके सामने खड़ा था और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन भाई, क्या हम बहादुर नहीं हैं? हमने इस भेड़िए को यहाँ तक खींचा ताकि दूसरे भाग सकें। छोटू ने अचानक एक अजीब सी शांति के साथ कहा। अर्जुन पत्थर की दीवार के सहारे टिका हुआ था और सामने खड़े भेड़िए को देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए छोटू को डांटा, बकवास बंद कर। मैं अर्जुन कभी भी ऐसा मरने वाला काम नहीं करूंगा। सावधान! जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, भेड़िए के मुंह से रेत और पत्थरों का एक बवंडर निकला और गुफा के नुकीले पत्थरों को उड़ाता हुआ उन दोनों की तरफ बढ़ा। छोटू एक विंड मैच था, उसकी रफ्तार थोड़ी तेज थी। वह बचना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि अर्जुन इतना तेज नहीं था। अपने दांत भींचते हुए छोटू ने अर्जुन को एक बड़े पत्थर के पीछे धकेल दिया। अब तक छोटू के पास उस पत्थरों के बवंडर से बचने का समय नहीं बचा था। उसका शरीर उन नुकीले पत्थरों की चपेट में आ गया, जिससे उसके शरीर पर कई घाव हो गए और खून की धार बहने लगी। कमीने, तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया। अब देख, मैं तेरा कीमा बना दूंगा, अर्जुन गुस्से में दहाड़ा। अर्जुन के पास यह चेक करने का समय नहीं था कि छोटू जिंदा है या नहीं। जैसे ही भेड़िया दोबारा हमला करने के लिए तैयार हुआ, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो अर्जुन की पुतलियों में सघन बैंगनी बिजली भरी हुई थी। आंखों में बिजली, बालों में आग। अर्जुन की पुतलियों से सितारे चमक उठे। जब उन खूबसूरत बैंगनी सितारों ने अपने मालिक का गुस्सा महसूस किया, तो वे पहले कभी न हुई एकजुटता के साथ जुड़ गए। अंधेरी गुफा में एक चमकता हुआ बैंगनी नक्षत्र पथ, स्टार पाथ तैयार हो गया। वज्र प्रहार, नाग, लाइटनिंग स्ट्राइक, पाइथन। जैसे ही उसने यह कहा,
अर्जुन के चारों ओर एक विशाल सांप जैसी बिजली की लकीर उभरी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और मुट्ठी भींच ली। उसकी उंगलियों के बीच बिजली कड़क रही थी। अर्जुन के इशारे पर वह बिजली का नाग एक भयंकर योद्धा की तरह भेड़िए पर टूट पड़ा। एक के बाद एक बिजली के झटके भेड़िए के शरीर पर लगने लगे। उन्होंने उसकी मांसपेशियों को सुन्न कर दिया और उसकी खाल फट गई। आऊ! वज्र प्रहार की ताकत अस्थिदाह बर्निंग बोन्स से कहीं ज्यादा थी। यह उन गिने चुने मंत्रों में से था जो भेड़िए को गंभीर चोट पहुंचा सकते थे। भेड़िए के बाल जलकर काले पड़ चुके थे और उसकी खाल से खून टपक रहा था, लेकिन बिजली के झटके के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी लाल आंखें अभी भी अर्जुन पर टिकी थीं। उन आंखों में जान लेने की सनक थी। वह पालतू भेड़िया अब पूरी तरह से एक खूंखार जादुई जानवर बन चुका था, जिसे सिर्फ इंसानी खून की प्यास थी। अग्नि प्रहार अस्थिदा फायर बर्स्ट बर्निंग बोन्स। अर्जुन के सितारे फिर से जुड़े। उसकी पुतलियां बैंगनी से दहकती लाल हो गईं। सितारों ने तेजी से एक नक्षत्र पथ बनाया जो अर्जुन के शरीर से जादुई ताकत खींच रहा था। भेड़िए की आंखों में देखते हुए अर्जुन के मन में अब कोई डर नहीं था। भेड़िए की आंखों में उस कमजोर इंसान के लिए नफरत और हिकारत थी। वह जैसे कह रहा था, एक बार और हमला कर ले, अस्थिदाह मुझे नहीं मार पाएगा। जैसे ही मेरी मांसपेशियां खुलेंगी, मैं तुझे 2 टुकड़ों में काट दूंगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह जानवर अस्थिदाह की अंदरूनी आग को सहने की काबिलियत रखता था। न तो वज्र प्रहार और न ही अस्थिदाह उसे मारने के लिए काफी थे। अंत में इंसान ही उसका भोजन बनने वाले थे। देखते हैं कौन मरता है, अर्जुन गुस्से में चिल्लाया। उसके हाथ में एक दहकता हुआ आग का गोला तैयार हो गया। अगला है अध्याय 49। अध्याय 49 दिमाग से कुचलना। मर जा अर्जुन मोफैन दहाड़ा और उसने अपने हाथों में दहकता आग का गोला आसमान की ओर उछाल दिया। वह आंखें चौंधिया देने वाला गोला गुफा की छत की ओर बढ़ा, जिससे अंधेरी गुफा एक पल के लिए रोशनी से नहा गई। उस रोशनी में एक तरफ खूंखार जादुई जानवर दिख रहा था और दूसरी तरफ उसे चुनौती देता एक जादूगर। आत्मिक भेड़िए ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी नफरत भरी लाल आंखों में एक पल के लिए हैरानी कौंधी। क्या यह इंसान डर के मारे पागल हो गया है? यह आग का गोला छत की तरफ क्यों फेंक रहा है? भेड़िया वज्र प्रहार लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण सुन्न पड़ा था। एक ही जगह खड़ा वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में उस पर सीधे अग्नि प्रहार अस्थिदाह से हमला करना अर्जुन के लिए बहुत आसान होता। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे अभ्यास के लिए इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का कोई पुतला। लेकिन अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जिससे उस भेड़िए को लगा कि यह लड़का पूरी तरह बेवकूफ है। अर्जुन के चेहरे पर एक उन्मत्त मुस्कान थी जो आग की रोशनी में और भी साफ दिख रही थी। धमाका। अग्नि प्रहार किसी टूटते तारे की तरह हवा में लहराता हुआ गुफा की छत से लटके एक विशाल नुकीले पत्थर स्टैलेक्टाइट की जड़ से जा टकराया। अस्थिदाह की आग बेकार नहीं जाने वाली थी। उसकी भीषण अंदरूनी गर्मी ने पत्थर की उस पतली जड़ को पल भर में लालत कर दिया। हड्डियों को राख बनाने वाली उस आग ने महज 1 सेकंड में उस पत्थर की पकड़ को पिघलाकर ढीला कर दिया। वह पत्थर विशाल था। जैसे ही गर्मी और अपने खुद के वजन के कारण वह छत से टूटा,
वह किसी भीमकार पत्थर के भाले की तरह गुफा की ऊंचाई से सीधा नीचे गिरा। शुरुआत में भेड़िए की आंखों में सिर्फ नफरत थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मौत उसके ठीक ऊपर से गिर रही है, उसकी आंखों में दहशत छा गई। मैं तुम्हें विदा करने की जहमत नहीं उठाऊंगा, अर्जुन ने अपना हाथ नीचे किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल सही। वज्र प्रहार सिर्फ तुम्हारी हरकतों को रोक सकता था और अस्थिदाह शायद तुम्हें मार नहीं पाता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बुद्धि से कुचल डालूंगा। वह पत्थर का भाला इतना विशाल था कि उसने भेड़िए के शरीर को किसी खिलौने की तरह छेद दिया। वह पत्थर भेड़िए की पीठ को चीरता हुआ पेट के रास्ते जमीन में जा धंसा। बस एक ही झटके में वह खूंखार जानवर जमीन से कील की तरह ठोक दिया गया। भेड़िए के पेट से खून की नदी बहने लगी। टूटे हुए पत्थर के टुकड़े उसके चारों ओर बिखर गए। जल्द ही वहां खून का एक बड़ा तालाब बन गया। भेड़िया वहीं खड़ा रह गया। वह गिर भी नहीं पाया। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसकी लाल आंखें धीरे धीरे वापस अपने पुराने हरे रंग में बदलने लगीं। उसने अपना सिर घुमाया, पहले उस पत्थर को देखा जिसने उसे चीर दिया था, और फिर उस मामूली से दिखने वाले इंसान को। उसकी आंखों में यकीन न कर पाने के अलावा और कोई भाव नहीं बचा था। भेड़िए का सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वह इतना कमजोर पड़ गया कि तड़पने की भी ताकत नहीं बची। जिंदगी बस यूं ही खत्म हो गई इस छोटे से जादूगर के हाथों। आसमान से फरिश्ता। तभी एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। गुफा के मुहाने से एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। चोटिल और घायल छात्र बेबसी से अपना सिर उठाकर देखने लगे। आसमान से एक आदमी नीचे उतरा। उसकी पीठ पर हवा के अंशों से बने दो विशाल पंख थे, जिन्होंने सबकी नजरों को ढक लिया था। वायु पंख, वाइंड विंग्स। ईशान म्यूबाई, जो होश में आ चुका था, अविश्वास के साथ उस मूंछों वाले आदमी को देखने लगा। यह तो चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर हैं। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? कोई फरिश्ता। गुफा के मुहाने पर मौजूद हर कोई दंग था। उन्हें अंदाजा था कि चीफ वीर झंगकोंग एक ताकतवर जादूगर हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने उच्च स्तर के जादूगर होंगे कि वायु पंख को नियंत्रित कर सकें। वायु पंख एक ऐसा मंत्र है जो इंसान को सच में किसी फरिश्ते की तरह उड़ने की ताकत देता है। वीर ने एक नजर उन छात्रों पर डाली जो खतरे से बाहर लग रहे थे, और फिर गुफा के गहरे हिस्से की ओर देखा जहां से एक जोरदार आवाज आई थी। उम्मीद है कि अस्थिदाह चलाने वाला वह छात्र अभी जिंदा हो। वीर अब एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और किसी तीर की तरह गुफा की गहराई में उड़ गए। रास्ते में आने वाले पत्थरों को चीरते हुए वीर गुफा के सबसे निचले हिस्से में पहुंचे। अग्नि प्रहार विस्फोट। अंधेरी गुफा में हवा में तैरते हुए वीर ने अपनी मुट्ठी भींची और एक आग का गोला पैदा किया। उन्होंने उसे गुफा के बीच में उछाला जहां वह किसी आतिशबाजी की तरह फटा और पूरी गुफा को रोशन कर दिया। वीर की नजरें हर तरफ अर्जुन को ढूंढ रही थीं। उन्हें बस इतनी उम्मीद थी कि वह भेड़िया अभी पूरी तरह पागल न हुआ हो और अर्जुन जिंदा बच गया हो। लेकिन अगले ही पल वीर बिल्कुल जड़ रह गए। उनकी भूरी आंखों में बेनतहा हैरानी थी। यह कैसे मुमकिन है? रूहानी सदमा।
उधर स्टेशन पर समनर आर्यन बाई यान बदहवास सा बैठा था। उसका दिल बस यही दुआ कर रहा था कि बॉस वीर समय पर पहुंच जाए। अनर्थ हो गया। विकास सर चेन वेलियन कमजोर होकर जमीन पर बैठ गए थे। अगर इस प्रैक्टिकल में कोई छात्र मारा गया तो पूरी जिम्मेदारी उन पर होगी। देश इन जादूगर छात्रों को बहुत अहमियत देता था। मोहिनी मैम टैंग्यू ने अपने होंठ भींच लिए। उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने अर्जुन से मजाक किया था कि वह उसकी लोकेशन देखकर उसकी लाश ढूंढ लेंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह मजाक इतनी जल्दी हकीकत बन सकता है। उन्हें अर्जुन में बहुत दिलचस्पी थी, एक तो उसके पेंडेंट का राज और दूसरा उसकी गजब की क्षमता। आर्यन, आखिर यह सब हुआ कैसे? तुम्हारा बुलाया हुआ जानवर बिना वजह पागल कैसे हो गया? भले ही उसे चोट लगी थी, पर तुम्हारा नियंत्रण कैसे खो गया? लखन ने गुस्से में उसे डांटा। मुझे नहीं पता। आम तौर पर वह मेरे हुक्म के बिना छात्रों पर हमला नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा, आर्यन कांपते हुए बोला। यह पूरी बात ही बेतुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई छात्र उसके जानवर को इतना नुकसान पहुंचा पाएगा। अब बस दुआ करो कि वह ज्यादा लोगों को न मारे, पल्लवी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं भी, आर्यन कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसके सिर में एक भयानक दर्द उठा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रूह को कुल्हाड़ी से काट दिया हो। दर्द इतना तेज था कि आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया और वह पसीने से नहा गया। अब क्या हुआ? लखन चिल्लाया। मेरा भेड़िया, मेरा विया। अचानक आर्यन की आंखों की चमक गायब हो गई। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बेजान आंखें गुफा की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। क्या हुआ? मोहिनी मैम ने माथे पर बल लाते हुए पूछा। मेरा भेड़िया, वह मर गया। आर्यन के मुंह से ये शब्द बड़ी मुश्किल से निकले। उसे खुद भी अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी और हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल क्रॉनिकल चैप्टर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाएं।